हेलो मेरे प्यारे लिसनर्स, मैं हूँ आपकी नरेटर और ऑथर। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अब मिस्टर राठौर ने दरवाजे को बंद कर दिया था और दोबारा से श्रेया के पास आकर बैठ चुके थे और वो उनका धीरे से हाथ पकड़ते हैं और अपने दोनों हाथों में उनके हाथ को लेकर बोले थे, तुम सच में श्रेया राठौर? बताओ मुझे, तुम वही लड़की हो जो सबके छक्के छुड़ा देते हैं और तुम्हें देख के तो लोगों के चेहरे पे 12 बज जाते हैं, पर आज तो तुम्हारे चेहरे पे बज रहे हैं श्रेया। पर श्रेया अभी भी कुछ नहीं बोली थी। वो चुप थी, एकदम साइलेंस ही था उसके दिमाग में भी और उसकी जुबान पर भी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस आंखों में जो उसके आंसू थे वो भी सूख गए थे अब तो, गालों पर गिरकर। और तभी मिस्टर राठौर थोड़ा सा श्रेया को अपनी तरफ खींचे थे और बोलते हैं, अच्छा तुम्हें यही चाहिए ना कि मैं तुम्हारे उस घटिया से ताए को छोड़ दूं? तो मैं छोड़ दूंगा। और जैसे ही मिस्टर राठौर ने ये बातें बोली थी श्रेया का तो साइलेंस छू मंतर हो गया था और एकदम वो एक्साइटेड होकर बोलती है, सच में आप छोड़ देंगे? ओह थैंक यू सो मच। आपको पता है आपने मेरे दिल में से कितना ज्यादा बोझ हल्का कर दिया है। थैंक यू। हाँ, अगर इसमें तुम्हारी खुशी है तो मैं उस आदमी को छोड़ दूंगा। पर अब उन्होंने सीधा सीधा तो श्रेया की बात मान ली थी, ऐसा श्रेया को लग रहा था, पर उनके मन में कोई बड़ी ही खुराफात चल रहे थे। पर ऑब्वियसली अब श्रेया को चकमा देना भी मुश्किल रहता मिस्टर राठौर के लिए, तो इसीलिए अगली सुबह जैसा मिस्टर राठौर ने श्रेया से वादा किया था, उन्होंने उस केशव को छोड़ दिया था। बल्कि वो तो सीधा डिलीवर कराए थे उन्हें गुप्ता मेंशन के अंदर। और इस वक्त कोई मंदिर में बैठा यही प्रे कर रहा था, भगवान जी प्लीज मेरे पति को उस औरत से बचा लो, बेड़ा घर को उसका, मेरे पति को बचा लो, बस आप मेरे पति को वापस भेज दीजिए और चुन चुन के बचा लेना उस औरत से, भगवान जी उसने मुझे बड़ा परेशान करा है। भला किसी के पति के साथ ऐसा करते हैं? खुद भी एक नंबर की गुंडी है, ऊपर से अपना पति भी ऐसा गुंडा ढूंढ लिया है कि तभी कोई पीछे से थोड़ा अपना गला क्लियर किया था। मदर इन लॉ इतने चीप वर्ड यूज नहीं करते। और ये गुंडा गुंडी क्या होता है? आई डोंट नो व्हाट द फ्लावर इज दिस, पर आप मुझे माफिया भी बुला सकते हैं, इतना अच्छा नाम है, या गैंगस्टर बुला लीजिए, और क्या क्या बुला सकते मुझे। खैर ये सब छोड़िए, आपके पतिदेव आ गए, वो सही सलामत। हाँ बस थोड़ी सी हालत खराब है उनकी, पर आप तो एडजस्ट कर ही लेंगी। और जैसे ही राखी जी पीछे मुड़ी थी, वो उस वक्त मंदिर में ही बैठी हुई थी और उनका मंदिर लॉन के अंदर ही था। और जैसे ही वो मुड़ी थी और उन्होंने उस आदमी को देखा था, उनकी तो फट गई थी। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। कि उसने मेरी बातें सुन ली? अरे हे देवा इसने मेरी बात ना सुनी हो, ये मेरे पास क्यों चल के आ रहा है? और इस वक्त मिस्टर राठौर के जूतों की टक टक और भी ज्यादा राखी जी को डरा रही थी। जैसे जैसे उनके जूतों की टक टक उनके कानों में पड़ रही थी, राखी जी के तो हाथ कांप चुके थे, जिसकी वजह से उनके हाथों में जो घंटी थी मंदिर की वो भी नीचे गिर गई थी। और तभी मिस्टर राठौर थोड़ा राखी जी के पास आए थे, पर हाँ झुके बिल्कुल भी नहीं थे। उसी अंदाज में अपने शोल्डर्स को स्ट्रेट रखे, अपने हाथों को अपनी पॉकेट में डालकर बिल्कुल स्ट्रिक्ट फेस के साथ राखी जी की आंखों में अपनी आंखें डाले थे और उन्हें डरा ही रहे थे मानो। और अपने बिल्कुल शार्प और कमांडिंग वॉइस में बोलते हैं, खैर ये जो भी कुछ आपने कहा मैं सब इग्नोर कर सकता हूँ, पर अगर आइंदा आपने मेरी बीवी को कोई भी बद्दुआ दी या फिर उसके बारे में बुरा सोचा भी, तो सोच लीजिएगा जिस दिमाग से आप ये सब सोच रहे हैं ना, उससे क्रिकेट खेलूंगा मैं। समझ आ गई बात आपको? और अगर नहीं आए तो अपने हस्बैंड का हाल देख लीजिए, डेमो तो मिल ही जाएगा। और हाँ एक और बात, आइंदा मेरी बीवी के आसपास भटकी भी ना, तो जिन पैरों से चलकर आएंगी ना आप, अगली बार वो पैर बचेंगे नहीं। मिसेस राखी गुप्ता। ओह मेरी मदर इन लॉ, समझ तो आपको आ ही गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ।
और आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो नहीं नहीं नहीं, आ गया समझ मुझे। आप चाय पानी लेंगे? मैं कुछ लाऊं? और इस वक्त राखी जी खड़ी हो चुकी थी अपनी जगह से और दौड़े दौड़े किचन में गई थी, पानी लेकर आई थी कि तभी मिस्टर राठौर थोड़ा सा और इंसल्ट करते हुए राखी जी को बोलते हैं, वैसे मुझे लगता नहीं है कि आप मेरी बातों को सीरियस लेंगी, तो एक और बात सुनिए, और ये जो पानी है ना, आप अपने पति को पिलाइए, उन्हें ज्यादा जरूरत है। हाँ तो सुनिए, अगर आपने आइंदा मेरी पत्नी को या मेरी कॉन्ट्रैक्ट की वाइफ को कोई भी बद्दुआ देने की कोशिश की तो वो बद्दुआ आपको लगेगी। डील मंजूर? अरे नहीं नहीं देवा रे देवा, मुझे क्यों लगे किसी की हाय और बद्दुआ। और वैसे भी एकांश बेटा, तुम उसके जाल में आ रहे हो, वो लड़की है ही मनूस, पता नहीं तुम्हें भी का पट्टी पढ़ा के रखी हुई है। तुम खुद ही देख लो, जब छोटी थी अपने माँ बाप को खा गई थी, अब बड़े हो के अपने और इससे पहले वो अपना सेंटेंस पूरा कर पाती, मिस्टर एकांश राठौर ने उनके हाथ में जो पानी का गिलास था, मतलब राखी जी के हाथ में, वो पकड़कर चूर चूर कर दिया था और दोबारा से अपनी आंखों में गुस्सा लिए हुए, पर हाँ अपने इमोशंस पे पूरा कंट्रोल कर रखा था उन्होंने कि वो उन दोनों में से किसी को हर्ट ना करे, मतलब श्रेया की ताया और ताई, वरना बस चलता तो एकांश अभी उन दोनों की खोपड़ी में बंदूक की गोलियां घुसा देते। पर वही बात है तो बहुत आसान मौत हो जाएगी इन दोनों के लिए, और अभी तो मेरी प्यारी सी बीवी भी नहीं चाहती कि इनका अंत हो, तो इसीलिए श्रेया मनूस नहीं बल्कि वो मेरी बीवी है। और रही बात तो मनूस की, मनूस तो आपकी सोच है और जहर आपकी जुबान। और मैं आपको बस एक ही एडवाइस दूंगा, जितना मेरी बीवी से दूर रह सको उतनी दूर रहना, वरना आप लोगों को इतना दूर भेजूंगा कि खैर आप समझ गई होंगे। और बस अब हिम्मत नहीं थी राखी जी के अंदर कुछ भी बोलने की, बल्कि वो तो और भी रिग्रेट कर रही थी कि कौन से फ्लो में वो ये बोल दी और ऐसे शब्द का उपयोग कर लिया उन्होंने। और अब क्या था, मिस्टर राठौर ने अपनी बात कंप्लीट कर ली थी और वो जाने ही वाले थे कि तभी वो थोड़ा सा मुड़ते हैं और एक आइविंग करते हुए राखी जी को बोले थे, और एक और बात, जब आप अपने पति का चेहरा देखें तो डरिएगा मत। वो क्या है ना, बड़ी जुबान चल रही थी उनकी, तो मैंने सोचा कि ना शक्ल अच्छी है और ना जुबान काबू में रहती है इनकी, तो मैंने दोनों का ही बुरा हाल कर दिया। तो इसलिए अब आप अपनी जुबान को बचा के रखना। चलता हूँ मदर इन लॉ। और बस ये कहकर मिस्टर राठौर ने अपने ग्लासेस को दोबारा से लगा लिया था अपनी आईज के ऊपर और वो निकल गए थे वहां से। और यहाँ तो राखी जी अपने पैर पटक कर ही रह गई थी। हाय, क्या करा होगा इन्होंने मेरे पति का। और वो तुरंत ही दौड़े दौड़े गई थी केशव जी के पास। और इस वक्त केशव जी व्हील चेयर के ऊपर बैठे हुए थे और उनकी हालत तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थे, क्योंकि उन्हें न्यू ब्रांडेड कपड़े पहनाए गए थे, पैरों में अच्छे खासे शूज थे, पर उनके चेहरे के ऊपर कुछ तो ये मास्क सा लगाया हुआ था, जिससे उनका चेहरा तो कतई नहीं दिख पा रहा था। और अब जैसे ही राखी जी वो मास्क हटाई थी, वो तो चीखी पड़ी थी, हाय देवा, क्या हुआ ये आपको? केशव जी है, आपके चेहरे को क्या क्या हुआ ये? हाय, वो ये कह रहा था आपके चेहरे को। और इस वक्त केशव जी की आंखें खुली हुई थी, पर वो कुछ बोल नहीं रहे थे, उनकी आंखों से आंसू टपके जा रहे थे बस। और उनके फेस का तो पूछो मत, वो तो पूरी तरह से सूज के रसगुल्ला हुआ पड़ा था। और तभी केशव जी अपना हाथ हिला के अपने मुंह की तरफ पॉइंट कर रहे थे, कुछ इस तरह से कर रहे थे वो, कि तभी राखी जी उनका मुंह खोल दिया और अब तो बस उनकी तो आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मिस्टर राठौर ने केशव जी की जुबान भी काट दी थी। ये क्या हो गया आपको? मैं कहती थी ना आपको, आपकी वो गुड़िया रानी वो एक नंबर की चंट है, वो तो। और इससे पहले वो कोई बद्दुआ देती या वो गाली देती श्रेया को, उन्हें मिस्टर राठौर की पिछली सारी बातें जो उन्हें बोल कर गए थे उन्हें याद आ गई थी कि अगर राखी जी कुछ भी बोलती हैं श्रेया को
कुछ भी उल्टा सीधा या कोई ऐसी चीज जिससे श्रेया को हाय लगे तो वो उल्टा उन्हीं पर गिरेगी। और अगर ये सब बातें राठौर जी ने खुद सुन ली तो। और ये सब सोचकर तो राखी जी का और दिमाग फटी जा रहा था और उन्होंने तो अपनी जुबान ही बंद कर ली थी। जिस हिसाब से उन्होंने अपने पति की हालत देख ली थी और बस वो तो रोए जा रही थी। हृदय भाई क्या हो गया मेरे पति। और बस कुछ यूं ही राखी जी का हाल था। और जब यहाँ दूसरी तरफ कोई तो किसी से फोन पे बात करते हुए रिक्वेस्ट कर रहा था, यार प्लीज मान जाना, प्लीज मान जा। देख अगर तू मुझ पे केस नहीं करेगी तो मैं उन लॉयर जी से कैसे मिलूंगी, तो खुद बता। इस वक्त कशिश कुछ तो फरमाइश लगा रही थी किसी से तो कि तभी उसके रूम का दरवाजा खुला था और पता नहीं क्यों जो वो बात कर रही थी वो चाहती नहीं थी कोई भी सुने और इसी डर के मारे उसके हाथ से फोन गिर गया था। पर जैसे ही उसने देखा था ये कौन है, ये तो वंश था। वो पता नहीं क्यों अपना मुंह बुला ली थी उसे देखकर और तभी बोलती है, अभी होए तू थोड़ा सा पागल है क्या, बुद्धू बुद्धू है, हमेशा डरा देता है मुझे। मेरा दिल निकल जाता तो मैं कैसे देती मेरे आर्यन जी को मेरा ये दिल। हाँ ओए आर्यन पगलू, उन्होंने तो तुझे एक बार भी नहीं देखा था, पागल हुई पड़ी है। एक बार क्या देख लिया जब मैं उनको अपने सैया बनाने की फिर रही है। खैर मैं तो अपने हेडफोन्स लेने आया था। किधर रखे हैं वो? वो पड़े, मैं लेता हूँ। अरे नहीं वो नहीं है तेरे हेडफोन्स। और इससे पहले कशिश वंश को रोक पाती वो हेडफोन्स उठाने की से वंश ने उठा लिए थे अपने हेडफोन्स और वो देखा था। ये क्या की तू? हाँ ये क्या बनाई है तू मेरे हेडफोन्स का? इतने फेवरेट है ये मेरे, तुझे पता है ना। और क्या लगा है तूने इस पे चिपचिपा सा? वो एक्चुअली मैं ना, अब तूने मुझे आईडी तो दे दी तो मैं पूरी रात उनकी आईडी सर्च कर रही थी, फिर मुझे उनकी सुंदर सुंदर फोटोज मिली तो मैंने सोचा क्यों ना उनकी फोटोज को मैं विजन बोर्ड में लिखा दूं। तो इसलिए मैं बड़ा सा कार्डबोर्ड लेकर आई, फिर मैंने एक बड़े से बाउल में ग्लू निकाली थी तो इससे मेरा हेडफोन खराब हो गया। क्या तू अंधी है? तू देख सकती है इसके सारे ईयर कप्स के ऊपर ग्लू लग चुका है। निकालना भी चाहूं तो भी नहीं निकलेगा। अरे नहीं मैं अंधी नहीं हूँ, वो एक्चुअली मैंने ना तेरे हेडफोन्स यूज कर रहे थे और मैं ना रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे थे। फिर उसके बाद ना मैंने ऐसे विजन बोर्ड रखा, फिर मैं सीजर के साथ ऐसे ग्लू लगा के उस पर लगा रही थी। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे पीछे कुछ सारी फोटोज पड़ी थी और वैसे भी फ्रेश प्रिंटर से निकाली थी, फिर कटिंग्स करी तो वो मेरे थोड़े से लेफ्ट साइड में पड़ी थी और राइट साइड में मेरे ग्लू थी। तो मैंने क्या करा कि हेडफोन्स को निकाला और राइट साइड में रख दिया और मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि वो मैंने ग्लू के बॉक्स के अंदर रख दिया। आई एम रियली सॉरी बंचू, सच में। देख मेरी बात सुन। क्या सुनूं मैं तेरी बात? एक तो तू जो काम करती है सारे उल्टे करती है और ऊपर से मुझसे तो जबरदस्ती कराती है अपने काम, और मेरे तुझे बिगाड़ नहीं होता है पता है। इतनी मुश्किल से मिले थे मुझे ये हेडफोन, अब तुझे तो खुली छूट मिली हुई है तो जो मर्जी करे। मैं बेचारा सा नन्ना मुन्ना, मेरी पढ़ाई की वजह से मुझे कुछ मिलता भी नहीं है। ये हेडफोन्स मिले थे वो भी ओनली स्टडीज के लिए, और ये भी तूने खराब कर दिए। तू कितनी गंदी है। मैं गंदी नहीं हूँ ठीक है, मुझे ऐसे मत बोल। और रही बात ना, स्टडीज में तेरा ध्यान भी नहीं था। ये हेडफोन्स तू गाने सुनने के लिए या पता नहीं किसी से चैटिंग करते हुए वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग भेजते हैं ना उनकी आवाज सुनने के लिए ही था बस। पढ़ता पुढ़ता तो कुछ भी नहीं है, वो तो मुझे भी पता है। और रही बात गंदी की, नहीं हूँ मैं। और तुझे जो समझ समझ, गलती से हो गया, अब क्या हो गया इसमें। और वैसे भी अब तो तेरे को नया भी नहीं मिल सकता क्योंकि चाचू देखेंगे और चाचू तो तुझे अलाउ भी नहीं करते। एक तो मेरा काम बिगाड़ रही है, ऊपर से मुझे पे हंस रही है। कोई ना बेटे, ये जो तू आर्यन पगलू बनी फिर रही है ना, देख ऐसे तड़प के मिलेगा तुझे भी। हाँ अबे ऐसे तो मत बोल, तुझे हेडफोन चाहिए ना मैं तेरे को दिला दूंगी, पर प्लीज अपने वर्ड्स वापस ले लूंगा और जा रहा हूँ मैं यहाँ से। और अब बस हो चुका था वंश के लिए, तो बेचारे का तो मोए ही हो गया। चला गया था वो यहाँ से अपना मुंह सा बना के और दरवाजा भी जोर से ही मारते देखे। और यहाँ पे कशिश, वो तो परेशान ही हो गई थी ये सुनकर। देख ऐसे ही तड़प के मिलेगा तुझे भी। और यहाँ पर जीवा गोल्डन ग्रेस में इस वक्त श्रेया के कैबिन में श्रेया और पलक दोनों मौजूद थे
और वो डिस्कशन कर रहे थे अपनी कंपनी के शेयर्स गिरने पर कि तभी श्रेया अपने टेबल पे पड़े हुए उस ग्लोब को घुमाते हुए बोलती है, ओह तो ये यश चौहान फिर से आ गया। अब क्या चाहिए इस आदमी को? पिछली बार मन नहीं भरा क्या इसका? अब बात कुछ ऐसे थे। 2 साल पहले यश चौहान, एक जानी मानी हस्ती जो श्रेया के साथ डील करना चाहते थे, और उनकी मांग कुछ यूं थी। देखिए, आप जानी मानी डिजाइनर हैं और आपको भी पता है कि फैब्रिक पे कितना खर्चा हो जाता है। मान लो कंपनी का नुकसान ही होता है इसमें, तो इसीलिए बहुत अच्छा ऑफर लाया हूं मैं आपके लिए। हाँ, फैब्रिक की क्वालिटी थोड़ी सी लो हो जाएगी, बट मुनाफा उतना ही है। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस हम फैब्रिक में थोड़ी बहुत मिलावट करके आपको पहुंचाएंगे। और वैसे भी उसमें आपका भी डबल फायदा होगा और हमारा भी। आपके शेयर्स इंक्रीज होंगे और हमारी मार्केटिंग हो जाएगी कि हमारी कंपनी से फैब्रिक एक ऐसी कंपनी को जाता है जो इतनी मशहूर है, और वैसे भी आपका तो नाम ही काफी होता है फैशन इंडस्ट्री में। ओह, तो आप मुझसे ये सब बात करने आए थे? ये डील करनी है आपको मुझसे? हाँ, मुझे डील करनी है आपसे, और बस यही मेरे कुछ प्लान्स हैं। और मुझे पता ही है आप तो हाँ करेंगे ही। अब इतना मुनाफा हो रहा है, कोई कैसे मना कर सकता है? सही बात है, मुनाफा तो हो रहा है और मैं कैसे ही मना कर पाऊंगी। पर एक बात, क्या आप यहाँ आने से पहले प्रिकॉशंस पढ़ी नहीं है? प्रिकॉशंस? कौन से प्रिकॉशंस? क्या आपने कोई प्रिकॉशंस निकाले हैं? हाँ, निकाले नहीं है मतलब, पर आपको पता तो होना चाहिए था ना कि श्रेया गुप्ता क्या चीज है। आप मुझे चंद पैसों के लिए मेरा नाम मिलावटी करने को कह रहे हैं, और आप 100% श्योर भी हैं कि मैं आपकी डील में हाँ करूंगी। क्या लगता है आपको श्रेया गुप्ता के स्टैंडर्ड्स इतने सस्ते हैं कि वो एक ऐसा चीप फैब्रिक लेगी जिसमें ऑलरेडी मिलावट है और उसे खुद पता है? हाँ, खैर अच्छी जगह आए हैं आप। मुनाफे का तो पता नहीं, पर बुरी तरह से नीचे गिरने वाले हैं अब आप। पलक, बाहर आ जाओ। और पलक ये सब छुप छुप के रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि श्रेया को देखते ही पता चल गया था कि ये आदमी किस तरह का है। इसलिए वो पहले ही पूरी अवेयरनेस के साथ उस मीटिंग में बैठी थी। और तभी बोलती है, वो फोन दिख रहा? उसमें सारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत और आपकी फैब्रिक दोनों बचा रहे, तो प्लीज वो रहा दरवाजा और ये रहे आपके पैर, जो इस वक्त बड़े ही हक से मेरे सोफा पे रखे हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो प्लीज कृपया करके उठिए और मेरी कंपनी से बाहर जाइए। इससे पहले मुझे गुस्सा है और आपके इन पैरों को ही मैं तोड़ दूं। जाइए। और कुछ यूं कहा था श्रेया ने, और इसी वजह से कहते हैं ना वो कि अगर कोई और मर्द यश चौहान की बेइज्जती कर देता तो क्या पता 1% वो सह लेते, पर एक औरत ने उनकी बेइज्जती कर दी, वो भी एक छोटी सी डील पर। ये तो उन्हें अंदर से खोखला कर गई थी बात, और इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने 2 साल पूरा मेहनत किया और एक अच्छा खासा नाम कमा लिया उसी इंडस्ट्री में, और अब श्रेया से बदला लेने के चक्कर में उनके शेयर्स गिरा रहे हैं। ये थी पूरी कहानी। और अब दोबारा से पलक बोलती है, सही में मैम, लगता है इसे समझ नहीं आया कि चाहे जो मर्जी कर ले, आप कभी नहीं गिरने वाली हैं। पर कोई बात नहीं, अगर टक्कर ले रहे तो इस बार पत्थर का जवाब पूरा ईंट से नहीं बल्कि पूरे माउंटेन से देंगे इसे। सही कह रही हो पलक, तुम अच्छा खेल खेल रहा, पर इसे ये नहीं पता कि जिस खेल को ये खेल रहा है उस खेल के हम मास्टर हैं। शुरू करते हैं अपना काम। और अब बस ये बोलकर श्रेया लग गई थी अपने काम में, और वहीं पर इस तरफ तो कोई बड़ा ही एंजॉय करके चाबे जा रहा था। इस वक्त अवनी बैठी हुई थी सोफे के ऊपर, और अबीर की मम्मा उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बना रही थी, और अभी भी ये चौथी प्लेट थी जिनमें वो पता नहीं क्या पास्ता नहीं था।